गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम पहले बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। इससे पहले हम एक समराइज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की समरी जो है कि रिक्वायरमेंट क्यों ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स के अंदर। अब आज हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर या जो प्रोग्रामर होते हैं जो कि प्रोग्राम को राइट करते हैं, प्रोग्राम्स क्या है, प्रोग्राम्स होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर तो क्या है, एक मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। जैसा भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो हम उन इंस्ट्रक्शंस को कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर लिखते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके बनाते हैं सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोग्रामर्स हैं जो उन प्रोग्राम्स को लिखते हैं या जो यूजर्स हैं जो उन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, उनको हार्डवेयर के बारे में भी, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी। पहले जो उस पर काम करते थे उन्हें पता होना चाहिए था कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहे हैं, जो काम करने के लिए वो कह रहे हैं कंप्यूटर को, वो काम कैसे परफॉर्म होगा। जैसे क्या क्या टास्क आप कंप्यूटर से कराते हो, क्या काम आप कंप्यूटर से कराते हो, जिन कामों को कंप्यूटर हार्डवेयर की हेल्प से करता है। जैसे डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। या इनपुट आउटपुट का काम कौन करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करती हैं। या स्टोरेज का काम कौन करता है, मेमोरी करती है। तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो आप यूज कर रहे हैं, सीपीयू है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या मेमोरी है, ये सब क्या है, हार्डवेयर। और इनसे काम कराने के लिए आप देते हैं इंस्ट्रक्शन, जो किसकी हेल्प से देते हैं, सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम्स की हेल्प से देते हैं। तो ये काम कराने के लिए आपको हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो आपको हार्डवेयर के बारे में भी जानकारी होना जरूरी था। तो इसमें हम बायाज हैं जिनमें सॉफ्टवेयर हम लिखते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें इसमें पता होना चाहिए था कि वो इंस्ट्रक्शन जो है फाइनली हार्डवेयर कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए हमें हार्डवेयर के बारे में जानना जरूरी था, यानी कि हमें हार्डवेयर की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए थी। और वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, बहुत डिफिकल्ट काम था। इसलिए हमें एक ऐसे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट लगी जो क्या करे, हार्डवेयर से इंटरेक्शन का काम कर ले। यानी एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपोनेंट होना चाहिए जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह से काम करे, जिससे कि यूजर सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करे और हार्डवेयर की डिटेल के बारे में उसे जानने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हमने कैसे वर्क कराएंगे, यानी इसके लिए हमें क्या डिजाइन किया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन किया। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैसे वर्क करना शुरू किया, सबसे ऊपर होता है हमारा यूजर। फिर आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर आप काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप की एप्लीकेशन पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एक कोई भी काम, जो भी टाइप की एप्लीकेशन है, जिस पे भी आप काम करना चाहते हो, पर्टिकुलर टाइप की एप्लीकेशन पे काम करने के लिए जिनको डिजाइन किया जा सकता है। ये कॉमन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, जैसे वर्ड एक्सेल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। या आपके यूजर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई कंपनी है और आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है। तो वो क्या किस कैटेगरीज में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो उस कैटेगरी में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में फिर आता है आपका हार्डवेयर। तो देखिए, आपका जो आप यूजर हैं, यूजर किसके थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू किससे इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से करता है। तो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम किसके थ्रू जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट कंपोनेंट की तरह से वर्क कर रहा है, किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो हमारे इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए कंप्यूटर सिस्टम के, जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं कोई भी कमांड यूजर से, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन कमांड्स को वो हार्डवेयर पे जाके
एग्जीक्यूट कराए। यानी कि यूजर को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हार्डवेयर के बारे में कोई भी जानकारी रखे, उसे सिर्फ अपने कमांड्स देने हैं और उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। उन्हें मैनेज कराना काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पे। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम that act as an intermediate component between user of a computer and computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसकी तरह से वर्क करता है? एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट की तरह से वर्क करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इसका पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच अ यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसका पर्पस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर यूजर अपने कमांड्स को, अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सके। जैसे विंडोज है, विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज कैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है, यानी सब कुछ उसमें इमेजेस की फॉर्म में होता है और आप क्या करते हो? उन पे क्लिक करते हो और अपना काम कर सकते हो, क्लिक करके किसी भी आइकन पे क्लिक करके काम कर सकते हो। ऐसी डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस कैसा है? कमांड यूजर इंटरफेस है, यानी उसके अंदर जो भी काम करना है आप कमांड टाइप करके कर सकते हो। तो एक एनवायरमेंट जिसके अंदर आपको काम करने का तरीका क्या है वो भी प्रोवाइड कराएगा। कमांड टाइप करके करना है या आपको क्लिक करके करना है, तो एक एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड कराता है। प्राइमरी गोल क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का? द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। पहला गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हम कंप्यूटर को कन्वीनियंटली यूज कर सकें, और दूसरा गोल है कि जो हमारा हार्डवेयर है उसे एफिशिएंट मैनर में यूज कर सके, सही तरीके से और एफिशिएंटली यूज कर सके। ये दो गोल होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के। पहला कन्वीनियंटली यूज कर सके, दूसरा एफिशिएंटली यूज कर सकें। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। रिसोर्स मैनेजर किस लिए बोलते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जिनको यूज करके आप कंप्यूटर पे काम कर पा रहे हैं। तो जैसे मेमोरी है, मेमोरी स्पेस है, फाइल है, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सब कुछ क्या है? ये सब है आपके रिसोर्सेज जिनको आप यूज करके अपना काम कर रहे हो। तो इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। जब भी किसी कंप्यूटर डिवाइस को किसी भी काम के लिए इन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, किसी भी प्रोसेस को इन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, तो ये रिसोर्स उसे अलॉट कराना और जब काम पूरा हो जाए तो उससे ले लेना वो रिसोर्स, ये सब काम भी क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये सारे काम करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम, अलॉट कराना, डीएलोकेट कराना, सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। अब आती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ द यूजर एंड द प्रोग्रामर। दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जो हमारे यूजर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और जो प्रोग्रामर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया है, उन दोनों को ही क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। it provide programmers an environment to execute and it's provide user to the services to execute। जो प्रोग्रामर्स हैं उनको तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कि वो अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सके, कमांड्स बना सके, और जो यूजर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि वो उन प्रोग्राम्स को कन्वीनियंट मैनर में एग्जीक्यूट करा सके। तो कुछ कॉमन सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों को प्रोवाइड कराता है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं पहले उनके नाम देख लेते हैं यहाँ पर। पहली सर्विस आती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सेकंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, थर्ड फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ एरर डिटेक्शन, सिक्स्थ रिसोर्स एलोकेशन एंड सेवंथ इज द प्रोटेक्शन। तो ये 7 सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्रामर्स को या यूजर्स को प्रोवाइड कराता है। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली सर्विस आती है हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर हमारा इसमें आता है
ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं जो कि यूजर या सिस्टम प्रोग्रामर करता है, एग्जीक्यूट कराना चाहता है, उन सबको एग्जीक्यूट कराने का काम, उन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम यूजर प्रोग्राम टू सिस्टम प्रोग्राम। यूजर ने जो प्रोग्राम दिया है वो, और सिस्टम प्रोग्राम है, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। द मेजर एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू प्रोग्राम मैनेजमेंट आर, क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हैं जो ये करता है प्रोग्राम मैनेजमेंट में? पहला है लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी। सबसे पहली चीज है, कोई भी काम हम करते हैं तो वो मेमोरी में एग्जीक्यूट होती है। मेमोरी में यानी कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी में है, सारा काम उसी के अंदर होता है। जब हम परमानेंटली स्टोर करते हैं किसी डेटा को, तो ही वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। लेकिन जब तक आप काम करते हैं तब तक वो सारा काम किसमें स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में ही वो सारा एग्जीक्यूशन होता है। तो हमें कोई भी काम करना है तो हमें काम के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड करना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला काम तो क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को लोड करता है प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंड वर्क वो क्या करता है? एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, हमारी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है। थर्ड, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जब हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन मैनेज करने के का काम जो है, जिससे कि प्रोसेस मिलके प्रॉपरली रिसोर्सेज को यूज कर सकें, उनके बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन की मैकेनिज्म्स लगाता है। फिर आता है प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जब हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो हमारे रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं, तो उनके बीच में प्रोसेसेस में कम्युनिकेशन भी होता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। अगर कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेज को जब प्रोसेस शेयर कर रही होती हैं, तो कभी किसी प्रोसेस के पास में रिसोर्स होता है और वो किसी दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रही होती है। और सेम टाइम पे क्या होता है, कोई दूसरी प्रोसेस है जिसने भी कुछ रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा होता है, और वो उन रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही होती है जो पहली प्रोसेस के पास में है। और जब वो वेटिंग इनफाइनाइट टाइम के लिए हो जाती है, क्योंकि वो पहले वाली प्रोसेस अपने रिसोर्सेज को फ्री नहीं कर रही है, नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। सेकेंड प्रोसेस भी अपने रिसोर्सेज को फ्री नहीं कर रही है, उन रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है जो पहली प्रोसेस के पास में। तो ऐसे करके कोई प्रोसेस अपने रिसोर्स फ्री नहीं करती है और अदर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती रहती है। तो क्या होता है, कई बार सिस्टम में डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन जाती है, यानी कि प्रोसेसेस इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग में चली जाती हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स आते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की कैटेगरी में। अब इसके बाद में दूसरी सर्विस आती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है, वो आता है हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हैं? एन इनपुट आउटपुट सिस्टम कंटेन मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब क्या है? हमारी इनपुट डिवाइसेस जिनसे हमारा इनपुट जाता है, या आउटपुट डिवाइसेस जिनसे आउटपुट आता है। तो इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, और इनके डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे डिवाइसेस को मैनेज किया जाता है। यानी डिवाइस कैसे वर्क करेगी, कैसे आगे एग्जीक्यूट करेगी, उससे रिलेटेड कोड जिस प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है उसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर मतलब ड्राइव कैसे करेंगे, वो डिवाइस वर्क कैसे करेगी। तो अगर आप किसी नई डिवाइस को परचेज करते हो ना मार्केट से, तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में। अदरवाइज आ जाता है डिवाइस ड्राइवर नॉट फाउंड, क्योंकि उसी के अंदर लिखाता है कि वो डिवाइस जो है वो वर्किंग कैसे करेगी। तो उस डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन विद एनी फाइल और एनी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब क्या बताया कि कुछ भी रीड करना या राइट करना, किसमें, किसी फाइल में या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, कुछ भी आपने टाइप किया मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है या आपकी फाइल में जाके स्टोर हो रहा है, ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म कराना किसका काम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और जब भी आपको देखना है, एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस प्रोवाइड कराना वो भी किसका काम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर इसके बाद में थर्ड हमारे सर्विस आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आती है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का मतलब है फाइल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फाइल का मतलब क्या है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को, कोई भी रिलेटेड डेटा है उसको कलेक्ट करके अपनी स्टोरेज डिवाइस पर जब स्टोर करते हो, तो उस एड्रेस को आप क्या बोलते हो, उस कलेक्शन को क्या बोलते हो, आप नाम दे देते हो, उस नाम को क्या कहते हैं, फाइल। तो फाइल क्या है, कलेक्शन है आपकी इंफॉर्मेशन का, जिसको आप क्या दे रहे हो, एक नाम दे रहे हो जिससे उसे आइडेंटिफाई कर सको, पर्टिकुलरली उस एड्रेस से आप आइडेंटिफाई कर सको, उसको क्या दे दिया हमने, एक नाम दे दिया, वो उसको कहते हैं फाइल कहते हैं। तो कंप्यूटर कैन स्टोर फाइल्स ऑन डिस्क। कहाँ स्टोर करते हैं हम उनको, डिस्क पे स्टोर करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर्पस। किसके लिए, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में उनको यूज कर सकें। अब फाइल सिस्टम हैज फॉलोइंग मेजर एक्टिविटीज दैट कैन बी हैंडल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल सिस्टम कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिनको की ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। पहली एक्टिविटी आती है, प्रोग्राम नीड टू रीड फ्रॉम अ फाइल और राइट टू अ फाइल। पहली एक्टिविटी आती है कि प्रोग्राम जो है फाइल में से क्या करे, रीड करे या फाइल के अंदर राइट करे। पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल के से रीड कराना और फाइल के अंदर राइट कराना। सेकंड वर्क क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव द परमिशन टू द प्रोग्राम to operate for operation on file permission varies from read only, read write, denied और so on। नेक्स्ट आता है जो आपकी फाइल्स हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे आपके फाइल सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए क्या किया जाता है, ये फाइल्स के ऊपर परमिशन का कमांड रखा जाता है, यानी कि सभी यूजर्स को जो है वो कुछ राइट्स दिए जाते हैं। यानी हर यूजर फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, जिस यूजर को राइट्स होंगे वही केवल फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो जिस यूजर को रीड करने के राइट्स हैं वो सिर्फ रीड ओनली फॉर्म में फाइल को ओपन कर पाएगा, जिसको राइट करने के राइट्स हैं वो केवल राइट कर सकता है, जो एग्जीक्यूट करने के राइट्स हैं वो एग्जीक्यूट करा सकता है, जिसको डिलीट करने के राइट्स हैं वो डिलीट कर सकता है उसमें से डेटा, जिसको डिनाइड है, जिसको कोई राइट्स नहीं है, वो उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं जो यूजर बाय यूजर वेरी करते हैं, यूजर टू यूजर चेंज होते हैं और यूजर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, किस यूजर को क्या राइट दे रखा है, कौन सी फाइल पे दे रखा है। तो ये मैनेज करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर आता है थर्ड ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है फाइल्स पर, वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर टू क्रिएट डिलीट फाइल इन डायरेक्टरीज। नेक्स्ट आता है कि ये हम यूजर जो है हमारी फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए भी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। फाइल्स आपको दिखेंगी, उन फाइल्स को आप क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स को डिलीट कर सकते हो और डायरेक्टरीज को भी एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्टरीज क्या होती है, डायरेक्टरीज एक तरह से फाइल्स ऑफ फाइल्स होती है, यानी ऐसी फाइल जो दूसरी फाइल्स को कंटेन करने का काम करती है, एज ए फोल्डर कंटेन करने का काम करती हैं। तो उनको, उनके अंदर आपकी फाइल्स को देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। तो वो उनको डिलीट करना, क्रिएट करना, डायरेक्टरीज को क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सारा एक काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही परफॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस टू क्रिएट द बैकअप ऑफ द फाइल। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो फाइल्स हैं उनका बैकअप लेना, क्योंकि फाइल का बैकअप भी जरूरी है। अगर कभी सिस्टम करप्ट हो गया तो आपकी फाइल जो है वो
सेफ रहें, तो उन फाइल का बैकअप लेने के लिए इंटरफेस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारी सर्विसेज थी। इसके अलावा नेक्स्ट सर्विस आती है हमारी कम्युनिकेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है। फोर्थ सर्विस है ये हमारी। फोर्थ सर्विस में कम्युनिकेशन के अंदर आता है द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस, multiple process communicate with one another through communication line in the network. The major activity of an operating system with respect to communication are, operating system क्या करता है, कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, किसके बीच में, प्रोसेसेस के बीच में। तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। तो पूरे नेटवर्क पर जब प्रोसेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं कम्युनिकेशन लिंक से, तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो हम एक एक करके भी पढ़ते हैं। पहली एक्टिविटीज जो होती है वो होती है टू प्रोसेस कैन रिक्वायर डेटा टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। दो प्रोसेसेस ऐसी हो सकती है जिनको डेटा चाहिए, और डेटा जो है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा क्या है, बोथ द प्रोसेस नीड टू बी कनेक्टेड थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। दो प्रोसेस ऐसी हैं जिनको कि एक दूसरे से कनेक्ट होना है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, तो उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। तीसरा, कम्युनिकेशन में बी इम्प्लीमेंटेड बाय टू मेथड्स एंड आइदर बाय शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, या तो मेमोरी शेयर कर सकती हैं एक दूसरे की, या एक दूसरे को मैसेज पास कर सकती हैं। तो मैसेज पासिंग के थ्रू या शेयर्ड मेमोरी के थ्रू प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं। तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन जो है प्रोसेसेस के बीच में, इस तरह से तीन टास्क जो है कम्युनिकेशन की होती है, या तो डेटा ट्रांसफर के लिए होती है, या एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, या मैसेज पासिंग और मेमोरी शेयर करने के लिए होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसी का लास्ट है ये, लास्ट सर्विस है एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक लास्ट सर्विस और प्रोवाइड कराता है जिसे हम कहते हैं, लास्ट नहीं एक और है इसके बाद, रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। सेकंड लास्ट है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में आता है आपका, एरर कैन बी अकर्ड एनी टाइम एंड एनीवेयर। एरर्स तो ऐसी चीज है जो कहीं भी और कभी भी आ जाती है। एंड एरर में occur in CPU, in input-output device, or in memory. Following are the major activity of operating system with respect to error handling. Errors जो है कहीं भी आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, CPU में, मेमोरी में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कभी भी आ सकती हैं। तो जब एरर आती हैं तो उनसे रिलेटेड क्या एक्टिविटीज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। फर्स्ट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेक फॉर पॉसिबल एरर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता है कि जो पॉसिबल एरर्स हैं उनमें से कोई एरर तो नहीं आ रहा। सेकंड आता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू एंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंसी कंप्यूटिंग। सेकंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है एरर चेक करता रहता है, और अगर एरर आ रहा है तो उस कंडीशन में अप्रोप्रिएट एक्शन लेता रहता है, करेक्ट करता रहता है, और कंप्यूटर की कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। तो ये था एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट सर्विस आती है रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हमारे पास में मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट होता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, जब हमारे पास में कई सारे यूजर्स काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मल्टीटास्किंग मतलब क्या है कि एक यूजर है और उसने मल्टीपल टास्क ओपन कर रखे हैं, मल्टीपल वर्क कर रहा है। जैसे कि आप क्या करते हो, विंडोज है और विंडोज पे काम करते हो, तो उसमें आप कई बार क्या करते हैं कि कई सारी टास्क ओपन कर लेते हैं। आपने वर्ड भी ओपन कर रखा है, पावर पॉइंट भी ओपन कर रखा है, नेट भी चला रखा है, म्यूजिक भी चला रखा है, तो क्या है आपने मल्टीपल टास्क ओपन कर रखे हैं। तो इस तरह के जो एनवायरमेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, जैसे सीपीयू है, मेन मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, ये सब क्या है हमें यूजर्स को और जॉब्स को एलोकेट करने होते हैं। तो इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या मैनेज करना होता है, किस तरह से रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करता है, वो हम पढ़ेंगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग द शेड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो शेड्यूलिंग अरेंज करते हैं, यानी जब आपके पास मल्टीपल टास्क हैं तो आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना होता है? मैनेज करना होता है कि पहले कौन सी टास्क परफॉर्म होगी, फिर कौन सी टास्क परफॉर्म होगी, क्योंकि रिसोर्स तो आपके पास लिमिटेड है। सीपीयू एक है आपके पास, मेमोरी एक है आपके पास, और टास्क आपके पास बहुत सारी हैं। तो पहले कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है, फिर कौन सी करनी है, फिर कौन सी करनी है, तो उस तरह से अरेंज करने को हम क्या कहते हैं? शेड्यूलिंग सेट करना। और ये जो डिसाइड करने का जो काम है, ये जो प्रोग्राम करता है, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं शेड्यूलर। तो शेड्यूलर्स की हेल्प से इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर सेकंड आता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, प्रोसेसर। तो उसके लिए कई सारी एल्गोरिथम्स अवेलेबल होती हैं। इन शेड्यूलर्स की हेल्प से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स चलाई जाती हैं, जिससे कि हम जो हमारा सीपीयू है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें, उसका कम से कम टाइम वेस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस, ज्यादा से ज्यादा टास्क वो कंप्लीट कर सके कम से कम टाइम में। तो ये मैनेज करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और इस सर्विस को कहते हैं हम रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट सर्विस है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन रेफर टू अ मैकेनिज्म और अ वे to control the access of programs, processes or user to the resource defined by the computer system। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक ऐसी मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है जो कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, यूजर्स हैं, रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उन सबको प्रॉपर वे में कंट्रोल करे एक्सेस को, यानी हर कोई उसको एक्सेस ना कर सके, उनकी एक्सेस कंट्रोल्ड रहे। जो राइट यूजर है, ऑथराइज्ड यूजर है, सिर्फ वही उनको एक्सेस कर सके, हर कोई उनको एक्सेस ना कर सके। तो मेजर एक्टिविटीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिनको की जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, इसके रेस्पेक्ट में, प्रोटेक्शन के रेस्पेक्ट में, वो कौन कौन सी होती है? पहली आती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल्ड। पहली होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल द सिस्टम ensure that all access to a system resources is controlled। पहले तो चेक करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको कंट्रोल्ड वे में एक्सेस किया जा रहा है। हर कोई ऐसे नहीं कि सब कोई उसको एक्सेस करता है, ये उनकी एक्सेस क्या है? कंट्रोल्ड है। दूसरा चेक करता है द ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर दैट एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस अटेम्प्ट। जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको भी कोई भी इनवैलिड पर्सन, इनवैलिड अटेम्प्ट नहीं हो रहा है उनको एक्सेस करने के लिए। लास्ट आता है द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर ईच यूजर बाय मीन ऑफ पासवर्ड। थर्ड आता है यूजर के ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड वाली फीचर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे आप अपना सिस्टम ऑन करें तो उसमें पहले यूजर आईडी पासवर्ड पूछे, आईडी पासवर्ड सही हो तो ही आगे वर्क हो, अदरवाइज नहीं हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिस्टम्स होते हैं, उसका एग्जांपल है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का एग्जांपल आपका विंडोज है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का एग्जांपल लिनक्स है, यूनिक्स है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं, जिनको की ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट था। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी यूज में आने शुरू हुए। स्टार्टिंग में डायरेक्टली जो आजकल हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं थे। पहले शुरुआत में बहुत ही बेसिक लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज में आते थे। उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे काम में आने लगे। तो हम अर्ली कंप्यूटर्स पर फिजिकली वेरी लार्ज मशीन्स, द यूजर ऑफ सच सिस्टम डिड नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। पहले जो था, बहुत बड़े अर्ली कंप्यूटर जो थे वो फिजिकली बहुत बड़े मशीन्स थी,
और यूजर जो है इन सिस्टम के जो थे वो डायरेक्टली कंप्यूटर पर काम नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, पहले प्रिपेयर करते थे जॉब्स को। और फिर जॉब्स क्या होती थी, जॉब मतलब प्रोग्राम्स होते थे, डेटा प्रोग्राम होता था, डेटा होता था, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती थी, ये सारी चीजें कंबाइंड करके जॉब तैयार होती थी। और उसके अंदर उस सबको सबमिट किया जाता था फिर कंप्यूटर पर। फिर कुछ टाइम के बाद में उसका आउटपुट अपीयर होता था, और आउटपुट के अंदर क्या होता था, रिजल्ट होता था उस प्रोग्राम का, या एरर होता था। अगर एरर है तो फिर दोबारा से फिर ये सारी प्रोसेस होती थी कि प्रोग्राम तैयार होगा, प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, वो जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, नेचर ऑफ जॉब होगा, जो प्रोग्राम के अंदर डेटा होगा, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी, सब कुछ फिर से तैयार होगा, फिर से सबमिट किया जाएगा। फिर वेट किया जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तब फिर चेक किया जाएगा एरर आया या आउटपुट आया। तो इस तरह से ये इतना लंबा प्रोसीजर जो है ये बार बार फॉलो होता रहता था। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टास्क हुआ करता था। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होना शुरू हुए, नीड महसूस हुई। नीड अभी अपन ने पढ़ी है, इससे पहले सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है कि नीड क्यों हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की। हार्डवेयर के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी होती थी पहले। फिर इसके बाद में नीड हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की, और सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन किए गए वो थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर क्या किया गया, इसमें दिस फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम was used in earlier age. In this operating system, the program executed in a sequential fashion in batches. इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या किया गया कि जो प्रोग्राम्स थे वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते थे, लेकिन बैच बनाकर, ग्रुप बना बनाकर, जिसमें क्या हुआ, जो सिमिलर टाइप की के प्रोग्राम्स थे, जो मिलते जुलती जिनकी नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, उन प्रोग्राम को ग्रुप कर दिया, और ग्रुप वाइज फिर उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया, जिससे कि स्पीड बढ़ गई, और बार बार एनवायरनमेंट को चेंज भी नहीं करना पड़ा। एक बार एक तरह का एनवायरनमेंट सेट हुआ, प्रोग्राम एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो गए, एक पूरा बैच जो है एग्जीक्यूट हो गया। फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर एक के बाद एक पूरा बैच जो है वो एग्जीक्यूट हो गया एक जैसा। तो इससे क्या, स्पीड भी बढ़ गई, और इसमें हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो फास्ट स्पीड से एग्जीक्यूट होने लगे। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंशियल फैशन इन बैचेस, स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स बेस्ड टुगेदर, एंड वर्क run through the computer as a group. When an output for each job will be sent back to the appropriate programmer. पूरा ग्रुप एक साथ एग्जीक्यूट होगा, पूरा बैच एक साथ एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ से अलग अलग जो भी यूजर्स हैं, जो भी प्रोग्रामर्स हैं, अप्रोप्रिएट प्रोग्रामर्स के पास में उसका रिजल्ट एग्जीक्यूट होके जाएगा। इसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या था कि सबसे ज्यादा ड्रॉबैक था कि इसमें यूजर का इंटरेक्शन उसके साथ में, कंप्यूटर के साथ में नहीं होता था। एक बार में उसने अपनी जॉब्स प्रिपेयर की और जॉब्स को या टास्क को उसने सबमिट कर दिया। अब एक के बाद एक बैच बनेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बैच बनाएगा, और बैच बनाने के बाद उन्हें एग्जीक्यूट करा देगा, और रिजल्ट जो है बाद में रिजल्ट उसके पास में आ जाएगा। बीच में अगर यूजर कुछ इंटरेक्ट करना चाहता है, कुछ इनपुट देना चाहता है, तो वो इनपुट उसके अंदर वो नहीं दे सकता इसमें। तो ये इसके साथ में ड्रॉबैक था। इसके बाद में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद में फिर नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आगे जो डेवलप हुए वो थे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होने से पहले कुछ और इन्वेंशन हुए थे, जिनके अंदर सबसे पहला आया था आपका, इन्वेंशन होने से पहले मिड एज में जो काम हुए थे वो था ऑनलाइन प्रोसेसिंग और ऑफलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन से पर्पस ये नहीं है जो आप इंटरनेट पे यूज करते हैं। ऑफलाइन प्रोसेसिंग का मतलब था, या ऑनलाइन प्रोसेसिंग का मतलब था कि पहले जो जनरली जो हम काम करते हैं कंप्यूटर, वो कैसे होता है, इनपुट होता है, इनपुट को आप प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेस होके फिर उसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता है। इसको हम जनरल वे में कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, यानी कंटिन्यू प्रोसेसिंग हो रही है, इनपुट जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट जा रहा है। अब क्या होता था, जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इनकी स्पीड, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड, और जो प्रोसेस करने का काम है, प्रोसेस कहाँ होती है, सीपीयू के अंदर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड, इनमें काफी डिफरेंस होता था। तो इनपुट डिवाइसेस जो स्पीड से इनपुट देती थी,
प्रोसेसर फास्ट स्पीड से प्रोसेसिंग कर देता था, उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस फिर स्लो स्पीड से आउटपुट देती थी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से प्रोसेसर काफी लंबे समय तक आइडल सिचुएशन में रहता था, यानी वेटिंग के सिचुएशन में रहता था। इनपुट डिवाइसेस ने इनपुट दिया, तब तक प्रोसेसर क्या है, आइडल सिचुएशन में। फिर इसके बाद में आउटपुट डिवाइस जब तक आउटपुट देगी तब तक भी प्रोसेसर क्या रहेगा, आइडल सिचुएशन में। तो यहाँ पर सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्क ये भी है, इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज पढ़ी है उसमें है, यानी जो सीपीयू है उस तरह के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। तो यहाँ तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसको यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए प्रोसेसर का निकाली गई ऑफलाइन प्रोसेसिंग का निकाला गया। ऑफलाइन प्रोसेसिंग क्या कर रही है यहाँ पर, ऑफलाइन प्रोसेसिंग ने क्या किया कि यहाँ पर मैग्नेटिक टेप ऐड कर दी। इनपुट डिवाइस क्या करेगी, यहाँ पर बीच में हमने मैग्नेटिक टेप लगा दी। मैग्नेटिक टेप क्या करेगी, यहाँ पर इनपुट जाएगा, इनपुट को यहाँ पर स्टोर करेगी। उसके बाद यहाँ से प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ पर सीपीयू है, मैग्नेटिक टेप से इनपुट लेगा। ये इनपुट कहाँ जाएगा, जो भी प्रोसेस करेगा उसका आउटपुट ही मैग्नेटिक टेप में डाल देगा, जहां से ये आउटपुट जाएगा। अब क्या हो रहा है, इनपुट डिवाइस कंटिन्यू वर्क कर रही है, मैग्नेटिक टेप में डालती जा रही है। प्रोसेसर यहाँ से कंटिन्यू लेता जा रहा है, प्रोसेस करता जा रहा है, और जो आउटपुट है उसको मैग्नेटिक टेप में डाल के फ्री होता जा रहा है और कंटिन्यू यहाँ से इनपुट लेता जा रहा है। तो इनपुट डिवाइस भी बिजी है, प्रोसेसर भी बिजी है, आउटपुट डिवाइस भी बिजी है, तीनों बिजी है, तीनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये क्या थी, ऑफलाइन प्रोसेसिंग। लेकिन मैग्नेटिक टेप के बाद में फिर हमारे पास में डिस्क का इन्वॉल्वमेंट हो गया। डिस्क का जब इन्वॉल्वमेंट हुआ तो एक नया कंसेप्ट आया, स्पूलिंग, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इनमें क्या किया, मैग्नेटिक टेप्स को हटा के उनकी जगह डिस्क लगा दी, क्योंकि डिस्क की स्पीड भी ज्यादा थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा थी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये डिस्क लगा दी। अब इनपुट डिवाइसेस क्या करने लगी, इनपुट को मैग्नेटिक टेप में डाल देती थी, मैग्नेटिक डिस्क में डाल देती थी। डिस्क से प्रोसेसर क्या करता था, डेटा लेता था, प्रोसेस करता था, डिस्क में वापस डाल देता था। डिस्क से डेटा आउटपुट वाला आउटपुट डिवाइसेस ले लेती थी। तो जो दो जगह मैग्नेटिक टेप लगा रहे थे वो एक जगह मैग्नेटिक डिस्क में आने लग गया, और यहीं से ये काम हमारा होने लग गया। तो प्रोसेसर के पास में आप यहाँ से इनपुट के लिए डेटा आ रहा है, यहाँ पे ये आउटपुट का डेटा डाल रहा है। तो ये स्पीड यहाँ पर बढ़ गई इसकी, और इसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ गया। तो ये क्या है, इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया स्पूलिंग। अभी स्पूलिंग वाले कंसेप्ट से हमारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हुए, और उन नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हमने नाम दिया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि इससे जो है कंसेप्ट हमारा डेवलप हो पा रहा है कि नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें मल्टीपल प्रोग्राम हमारी मेमोरी में अवेलेबल हैं। इनपुट आ रहा है मल्टीपल प्रोग्राम्स का, मल्टीपल प्रोग्राम हमारी मेमोरी में अवेलेबल हैं, जहां से प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम्स में से प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकता है, ले सकता है, प्रोसेस कर सकता है और एग्जीक्यूट करा सकता है और आउटपुट के लिए दे सकता है। तो मल्टीपल प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी हमारे पास में है, जिनको कि एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिसको कि हमने नया नाम दिया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, स्पूलिंग प्रोवाइड इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर अ जॉब पूल। इसको नाम हमने क्या दिया, जो हमारे यहाँ पर जॉब्स आ रही थी ना मैग्नेटिक डिस्क में, यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी, इसको हमने नाम दिया यहाँ पे जॉब पूल। Job spooling will generally result in several jobs that have already been read, waiting on disk, ready to run। यानी जॉब पूल के अंदर क्या था, बहुत सारी जॉब्स थी जो ऑलरेडी रीड की जा चुकी थी, डिस्क के अंदर वेट कर रही थी, रन होने के लिए तैयार थी। A pool of job on disk allow the operating system to select the job which has to be run next to increase the CPU utilization। ये हमें क्या अलाउ कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ कर रहा था कि यहाँ से वो जॉब्स को सेलेक्ट करे, उन्हें रन कराए, और उसके बाद उसका नेक्स्ट जॉब को ले, उसे एग्जीक्यूट करे, रन कराए। इससे क्या हुआ, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ गया, और हमारे इसका रिजल्ट क्या निकला, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हो पाए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम विल रिसाइड इन मेन मेमोरी। एक से ज्यादा जो प्रोग्राम्स हैं हमारी मेन मेमोरी में अवेलेबल होते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली स्विचेस टू एंड एंड एग्जीक्यूट अदर जॉब व्हेन नीडेड।
इसमें क्या होता है, जब हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी मेन मेमोरी में अवेलेबल हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक से दूसरे प्रोग्राम के बीच में स्विच कर सकता है। स्विच का मतलब क्या है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया, उसे एग्जीक्यूट करा रहा है। अब एग्जीक्यूट कराने के टाइम पर अगर वो प्रोग्राम बीच में वेटिंग में चला गया, कुछ इनपुट करने लग गया, आउटपुट करने लग गया, बीच में किसी भी रीजन से वेट करने लगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंडीशन में क्या करेगा, बजाय प्रोसेसर वेट करे कि वो अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर ले पहला वाला प्रोग्राम, वो क्या करेगा, वो दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करेगा, क्योंकि प्रोग्राम तो उसके बहुत सारे अवेलेबल है मेन मेमोरी में, तो वहां से दूसरा प्रोग्राम सेलेक्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। जब पहला वाला प्रोग्राम अपना काम कंप्लीट कर लेगा, तब वो फिर से पहले वाले प्रोग्राम को लेगा और उसको एग्जीक्यूट करा देगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे सीपीयू को आइडल सिचुएशन में नहीं रहने दे रहा, बल्कि क्या कर रहा है, अगर इसमें हमारे सीपीयू कभी वेटिंग में है, आइडल सिचुएशन में, क्योंकि जिस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करा रहा था वो वेटिंग में चली गई है, तो उसे आइडल रहने की बजाय दूसरी प्रोसेस सेलेक्ट करके उसे प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि वो कंटिन्यू अपना काम कर सके, और इसके अंदर सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके पास मल्टीपल जॉब्स हैं। एक जॉब अगर रुक जाती है तो दूसरी से जॉब का काम कर देता है, फिर थर्ड को स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, जॉब्स के बीच में स्विचिंग कर सकता है। तो इसको, इस तरह के कंसेप्ट को बोलते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू वर्क करना। ये आज की क्लास में हम ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट करेंगे। कल फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। थैंक यू।